हेलो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम जो क्लास लेके आप लोगों के सामने आए हैं वो है थ्योरी क्लास। अब तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार SCERT स्पेशल, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। हम लोग पढ़े हैं क्लास सिक्स का पढ़े हैं SCERT, उससे प्रश्न किए हैं। क्लास 7th का पढ़े हैं, उसके बाद 8 का पढ़े हैं, फिर 9 और फिर 10 और 11। इतने सारे हम लोग क्लास कर लिए हैं। और जब हम आज क्वेश्चन बनाने बैठे हैं, पहले जब इन लोगों को क्वेश्चन बनाना होता है तो पहले हर एक चैप्टर को मैं पढ़ती हूँ, बहुत बारीकी से देखती हूँ कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक, मैं BPSC का कोई कैंडिडेट तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मुझे पता है कि एग्ज़ाम में प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं। स्टेट का भी देखे हैं और BPSC द्वारा जो एग्ज़ाम करवाया गया है उसका भी लेवल देखे हैं। ठीक है, तो उसी अनुसार मैं क्वेश्चन कलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो ये क्लास 6 का भी हो गया, 7 का भी हो गया, 8 9 10 का हो गया। ठीक है, 11 का कैसे, मतलब बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत छांटने के बाद हम 30 क्वेश्चन यहाँ से कलेक्ट कर पाए। हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा आप लोगों का समय बर्बाद हो, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट है वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा और आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जब आज हम क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे थे क्लास 12 से जब हम क्वेश्चन कलेक्ट करने बैठे, तो इतना मतलब इम्पोर्टेंट वहाँ पे चैप्टर है कि केवल हम प्रश्न करवा देंगे, उससे आपका कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम यही सोचे हैं कि टोटल तो हम नहीं करवा सकते, बहुत सारे उसमें पार्ट हैं, लेसन हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है मुझे लगा कि हाँ 2-3 चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है उसको मैं थ्योरी के रूप में पढ़ा देती हूँ। फिर उसके बाद से हम अगली क्लास में वो करेंगे, उससे प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप ही बताइए, मैं जो क्लास ले रही हूँ पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ ले रही हूँ। कहीं कोई ये नहीं है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन हम पुटअप उठा लिए हैं किसी का और कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। जो भी क्वेश्चन मैं बनाती हूँ अपने पास से बनाती हूँ, पूरा समय दे के बनाती हूँ। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जब आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप भी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ इस क्लास को पढ़िए, निश्चित ही आप लोगों को सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का ये क्लास। आज का जो क्लास है वो है चैप्टर क्लास 12 का है। क्या नाम है इसका? दिगंत पुस्तक का नाम है दिगंत। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेखक भी हैं। कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि बहुत कम कहानियाँ लिखकर, सीमित कहानियाँ लिखकर कौन ऐसा कवि है जिन्होंने अपनी प्रसिद्धि पाई है? तो उत्तर आपका होता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्योंकि और सब कवि लोग हैं, बहुत सारी रचनाएं की हैं, यानी बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन इन्होंने बस 3 कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, उसमें से जो एक है उसने कहा था, उनकी कहानी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी कहानी की वजह से उनको प्रसिद्धि मिली। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक चीज़ और इसमें है, ये जो कहानी लिखी है उसने कहा था, इस पे फिल्म भी बनी है और कई भागों में इसको अनुवादित भी किया गया है। चलिए देखते हैं इस कहानी को, इस कहानी में आखिर है क्या, पढ़ते हैं।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जन्म है 7 जुलाई 1883। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जन्म है 1883 7 जुलाई। और निधन कब होता है इनका? 12 सितंबर 1922 में। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। मूल निवास गुलेर। इसका मतलब गुलेर के रहने वाले थे, इसीलिए चंद्रधर शर्मा लास्ट में ये गुलेरी लगाते हैं। ठीक है। मूल निवास है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। पिता हैं, पिता का नाम याद रखिएगा पंडित शिवराम। ठीक है। शिक्षा, बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों के क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से, इंटरमीडिएट 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए। ठीक। इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एंट्रेंस और मैट्रिक किया है। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, बस ऐसे ही देख लिए सरसरी निगाह से। और 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए, फिर 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। ठीक है। आगे देखते हैं वृत्ति। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर। ठीक। इनके बारे में अब तक ये जानकारी थी। आगे देखते हैं। आगे है समालोचक, संपादन किए थे। ठीक है। संपादन रचनाएं, संपादन किए थे समालोचक। ये समालोचक क्या है? पत्रिका है, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। समालोचक पत्रिका पूछ सकता है। समालोचक पत्रिका का संपादक कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। आगे है इनकी रचनाएं। रचनाएं देखते हैं। कहानियां लिखते हैं कौन कौन है? सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था 1915। ठीक है। प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन। कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवानाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध हैं। ठीक है। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित हैं। अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, ए कमेंटरी ऑन वात्स्यायंस, कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी। ये तो ही इनकी रचनाओं की कहानी। ठीक है। यहाँ इसका प्रकाशन वर्ष मिस्टेक है। सुखमय जीवन 1911 और बुद्धू का कांटा 1914 में प्रकाशित हुआ था। 1914 में। ठीक। और उसने कहा था 1915 में। 1915 में ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ये सुखमय जीवन भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियां बराबर लिखी। वे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान हैं। ये लाइन याद रखिएगा। पूछ सकता है कि चंद्रधर शर्मा किस युग के निबंधकार हैं? तो द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। ठीक। इतना याद रखिएगा।
गूढ़ और विदग्ध हास्यप्रयास तथा व्यंग्य से परिपूर्ण अपनी कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है, गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियाँ लिखी और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। उनकी कहानियाँ विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय से बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती हैं। 3 कहानियाँ कौन कौन सी हैं, रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। पहले है सुखमय जीवन। ठीक, पहली कहानी उनकी कौन है? सुखमय जीवन। सुखमय जीवन, प्रकाशन वर्ष 1911। उसके बाद से बुद्धू का कांटा, दूसरे नंबर पे बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1914। ठीक, और तीसरे नंबर की कहानी क्या है? उसने कहा था। उसने कहा था 1915। दोबारा इसलिए बताए हैं कि इसको आप लोग याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात, गंभीर प्रकृति का विद्वान ऐसी सर्जनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली ये कहानियाँ लिख सका, यह सचमुच चमत्कृत कर देने वाली, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। उसने कहा था के बारे में कहा जा रहा है। ये कहानियाँ अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही तरोताज़ा और रचनात्मक कौतुक सरीखी प्रतीत होती हैं। कौतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु या कथ्य कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर है। सच्चाई इसके विपरीत है। इसकी विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है, यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था। यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था उनकी अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। यह एक कालजयी रचना है। यह एक कालजयी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म बनाई थी और इसके अनेक नाट्य रूपांतर हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह, ध्यान रखिएगा कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़के का नाम क्या रहता है? 12 वर्ष का जो रहता है लहना सिंह, लड़की रहती है 8 वर्ष की। ठीक, तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है, तेरी कुड़माई हो गई? ठीक, तेरी कुड़माई हो गई। लड़की धत्त कहकर भाग जाती है। एक दिन वह धत्त कहकर भागने की बजाय हाँ कल हो गई कहती है। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। लहना सिंह हतप्रभ रह जाता है। इसके बाद लहना सिंह से भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर से लाम पर जाते, लाम नहीं काम पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर गया था। वहाँ सूबेदारनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे बोधा का ख्याल रखना। कौन कहता है? सूबेदारनी कहती है। किससे? लहना सिंह से। यह सूबेदारनी बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़की थी। लहना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण को दुनिया से बचाकर अपने हृदय में संजोए रहा और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर भी हजारा सिंह और बोधा की
रक्षा की। ये हजारा सिंह और बोधा सिंह कौन थे? सूबेदारनी के पति और पुत्र थे। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाटकीयता है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस तरह प्रभावान्विति जो कहानी का प्राण बन जाती है उसका अद्भुत रचाव है। वातावरण की सृष्टि करने में लेखक को अपूर्व सफलता प्राप्त हुई। आरंभ से ही एक कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी को उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही विराम लेता है, किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रह जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है, इसको देख लीजिए। उसने कहा था, पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ सुसंपुटित है। घटना ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकारिया करा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसको पढ़ करके। ये कोटेशन किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उस कहानी को जब पढ़ते हैं, उस कहानी के बारे में जब कहते हैं, तो यही कोटेशन आता है कि इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी अब स्टार्ट होती है। उसने कहा था, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इसमें से यदि कोई भी क्वेश्चन मतलब पूछेगा तो आप लोग, ये नहीं है कि आप लोग बता नहीं पाएंगे। ठीक है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। तो चलिए समझते हैं। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बताने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा था, ठीक, उसने कहा था, प्रकाशन वर्ष 1915, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहानी स्टार्ट होती है अब। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगाएं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खाल साजी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने जो लाला जी, हटो बाछा, करते हुए सफ़ेद फेटों, खच्चरों, बतकों, गन्ने और खोमचे और भारले वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने, हट जा जीड़े जोगिए, हट जा जीड़े जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीनो योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उनके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बड़ियाँ। दुकानदार एक परदेसी से गूँथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ हैं? मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ
हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। आपस में ये दोनों बात कर रहे हैं। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। एक कोटेशन पूछा गया है नेट में, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत्त मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं या रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहा कर आती हुई किसी बछड़ी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। ये सब नाटक करता हुआ वो जा रहा है। पहला भाग खत्म हुआ। अब देखते हैं दूसरा भाग। दूसरे भाग में क्या है? राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां कड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। फिर बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के आगे देखते हैं। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन होते देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जर्नल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्करा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सपना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है लहना सिंह, पर करे क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झड़ रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उदमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई है। नाम याद रखिएगा, पात्रों के नाम पूछ सकता है। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह कौन था? पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पौधा बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजे में पानी दो। ऐसा खाद पानी पंजाब में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है?
स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम? उसको चिढ़ा रहे हैं सब। ये चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं? देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते। वह सिगरेट में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मादे पड़ जाना। जड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड़ के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लगाई है? मरे जर्मनी और तुरक। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ, कैसे? दिल्ली शहर ते पैसोर नु जांदिए, कर लेड़ा लौंगा दा व्यापार मंडिए, कर लेड़ा नाड़े दा सौदा अड़िए, ओए लाड़ा चटाका कदुए नु। कद्दू बड़ा आए मज़ेदार गोरिए, हुड़ लागा चटाका कदुए नु। अय दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, अरी नाड़े का सौदा भी कर लेना। ओए, अब हमें कद्दू चखना है। ए गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पकाया, अब हमें कद्दू चखना है। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवारी सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। 2 भाग जो है समाप्त हो गया। अब तीसरा भाग देखते हैं। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना के सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों भाई, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से मैं बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करें। यो कहा कर लहना अपने कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? सच कहते हो और नहीं झूठ? क्यों? यूँ कहकर ना ही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जिनका कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हाँ, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़े वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी जोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझा कर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए।
और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 दिन बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पी लो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। जगाधरी हरियाणा में है। हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वही नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्टे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैंस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन, वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आ जाओ। देखिए यहाँ पे 3 भाग खत्म हो गया, चौथा भाग चल रहा है। होश में आओ, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है क्या? लपटन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर या कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा? मैंने देखा और बातें की है। सौहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, लपटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। तेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है। लहना सिंह जो है सबसे बड़ा अफसर था वहाँ का, उसका हुक्म है। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख। 8 नहीं 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया और तीनों में एक साथ तार बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने। बिजली की तरह दोनों हाथों से उलटी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉड, ओ माई गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बिनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खान सामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं
और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचाने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माजे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की तावीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि खाने के रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकलकर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हैनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ गए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक लड़का हुआ कुत्ता आया था, एक हड़का हुआ लड़का नहीं सॉरी एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। आगे देखते हैं। और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्खा दी फौज आई। वाह गुरुजी फतह, वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत्य श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। खेत रहना यानी युद्ध में मारा जाना। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव की खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना के दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नाम सार्थक होता है। छई नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी कि बाणभट्ट की भाषा में दंत बिड़ो प्रदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली। 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बांधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे।
यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला अब भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। ये देखिए, ये पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखे तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। ठीक है, सूबेदारनी को कहने के लिए कह रहा है लहना सिंह कि जब तुम घर जाओ तो उनसे कह देना कि जो तुमने कहा था वो मैंने कर दिया। क्योंकि जब आगे लिखा ही होगा, जब वो लड़ाई पर जा रहा था तो उसने कहा था जाकर कि तुम युद्ध में मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। ठीक है, गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। वह तो बस उसको वापस जाने के लिए बस रुका था। 4 भाग खत्म हो गया। अब देखते हैं 5वां भाग। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का था। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं है रेशम के फूलों वाला सारू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे, वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले जाओ, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार के बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला, जा मिला। लहना सिंह को कहता है कि लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, जाओ तुमको बुला रही है। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, सूबेदारनी कह रही है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की घरैया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदारनी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी।
अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना। कौन कहती है? सूबेदारनी कहती है लहना सिंह से। यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लड़का लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन किरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने कहा, वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा मेरा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। ठीक, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लोग इस कहानी को पढ़ लिए। अगली क्लास में एक और जो रचना है, कौन सी रचना है वो, रोज है, रोज अज्ञे का है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।